वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था चैन्या उन्हें रास्ता दिखाती है और वो लोग एक मिस्ट में फंस जाते हैं, जहाँ फंसने के बाद मोरान काफ़ी खुश था क्योंकि पिछले जन्म में उसने शिमी को वहाँ किस किया था। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। बहुत देर तक उस मायाजाल में घूमने के बाद भी मोरान को शिमी नहीं दिख रहा था। हालांकि हवा में बटरफ्लाई फ्रेगनेंस पाउडर तेज़ होता जा रहा था। कुछ देर बाद ये पाउडर इमोशंस पर काबू रहने नहीं देता और लोगों को अजीब सी चीज़ें करने देता है। मोरान भी इस सुगंध से डिज़ी फील करने लगता है और उसे काफ़ी गर्मी लग रही थी और उसे अब तलाश थी स्प्रिंग वाटर की। वो जानता था कि इस इल्यूजन में पानी है। वो स्प्रिंग वाटर का झरना और भी ज़्यादा नशा दे देता है। मोरान वहाँ जाना चाहता था और काफ़ी सारा पानी पीना चाहता था क्योंकि पिछली ज़िंदगी में उसे इस बारे में पता नहीं था कि यहाँ का पानी नशीला है। वो बस काफ़ी प्यासा था, इसीलिए भागकर वो अपनी प्यास बुझाने गया था। वहाँ उसके नशे में होने के बाद शिमी आता है और वो दोनों किस कर लेते हैं। इसीलिए मोरान इस ज़िंदगी में वो स्प्रिंग वाटर का झरना पाना चाहता था ताकि वहाँ का पानी पी सके। और उसे झरने की आवाज़ आने लगती है और वो सीधा भागकर वहाँ पर काफ़ी सारा पानी पी लेता है, जिससे उसका नशा और तेज़ हो जाता है। वो झरने के इतने पास आ गया था कि उसके आधे कपड़े डूब चुके थे। तभी उसे कोई हाथ देता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। मोरान उस झरने में इतना डूब चुका था कि अब उसके पूरे मुंह पर पानी आ गया था। वो अपनी पानी भरी पलकों को झपकाता है और पीछे उस इंसान को देखता है जिसने उसे खींचा था। अब उसे वो धुंधली शक्ल थोड़ी थोड़ी सही लग रही थी और वो नोटिस करता है कि वो इंसान थोड़ी अनॉयड आवाज़ में बोल रहा था, तुम इस मायाजाल का पानी पी रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? और मोरान एक कुत्ते की तरह अपने मुंह से वो पानी झड़काता है और फिर वो सामने उस इंसान को देखता है और कहता है, शिमी। वो सामने वाला इंसान कहता है, बात करना बंद करो और ये दवाई खाओ। और वो इंसान उस पर्पल रंग की पिल को मोरान के लिप्स के आगे रख देता है। मोरान अपना मुंह खोलता है और वो दवाई ले लेता है, लेकिन उसकी नज़र शिमी के चेहरे से जा नहीं रही थी। तभी उसे वही एहसास होता है जो उसे पिछले जन्म में हुआ था और वो अपने आप को नहीं रोक पाता। और वैसे भी मोरान कोई सभ्य इंसान थोड़ी ना था और वो शिमी का हाथ पकड़ता है। सामने वो इंसान रिएक्ट कर पाता इससे पहले ही मोरान उसके आगे आकर उसे किस कर लेता है और उस पल में ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। वैसे तो वो इन चीज़ों में माहिर था क्योंकि वो एक फ्लर्ट था, लेकिन उसकी नज़रों में ज़्यादा लोग नहीं थे जिन्हें वो काबिल समझता था कि वो उन्हें किस कर सके। वो सोचता था कि नरमी देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ताक्षंजिन केवल फ़िज़िकल इंटरेक्शंस करा करते थे, जिसमें उसने केवल कुछ ही लोगों को किस करा था। सामने वाले इंसान ने इस तरह का अटैक एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। वो अपनी जगह पर ही बर्फ़ की तरह खड़ा हो जाता है। वो तो उसे होश तब आ गया था जब वो महसूस कर रहा था कि मोरान अपनी टंग सामने वाले इंसान के मुंह के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है और वो एकदम से अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है और मोरान को दूर झटका रहा था। वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो? उसने बस इतना ही कहा था और वो कुछ कह पाता उससे पहले ही मोरान उसे वापस किस कर लेता है। इस बार मोरान की किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी, इतनी इंटेंस कि वो दोनों उस झरने के पानी में गिर जाते हैं, लेकिन मोरान रुकता नहीं। वहीं वो सामने वाला इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे दूर धकेल रहा था, लेकिन मोरान की पकड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मोरान उसके लिप्स को किस करता है और तभी उसके दिमाग में
कुछ अजीब सी यादें आने लगती हैं। वो वही छुअन महसूस करता है जो उसने पिछली ज़िंदगी में कई बार फील करी थी, और फिर वो धीरे धीरे उसके चीक्स को और फिर उसके कान के पास किस करने लगता है। वो सामने वाला इंसान अब भी स्ट्रगल कर रहा था। तभी मोरान कहता है, हेलो मत। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी, जिससे वो खुद शॉक था। नशे में भी वो मन में सोच रहा था कि इस बार नशा इतना तेज़ कैसे हो गया, पिछली ज़िंदगी से सब कुछ इतना इंटेंस कैसे है। लेकिन जहाँ तक हम इसका रीज़न दे सकते हैं, तो पिछली ज़िंदगी में मोरान इतना तो समझदार था कि उसे सही और गलत की पहचान थी। भले ही वो नशे में था, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो वो एकदम से हट गया था। और तभी शिमी मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गया था। लेकिन इस ज़िंदगी में क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेशर्म है और एक दुष्ट भी, तो उसके डिज़ायर्स जागने लगते हैं और वो सामने वाले इंसान को किनारे की ओर ले जाता है और अब भी उसे किस कर रहा था। वो सामने वाला अब काफ़ी गुस्से में था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि मोरान एक दुष्ट है, वो उसकी ज़रा भी नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें बस उस इंसान को देख रही थी जो कि अपने लाल होठों से काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव लग रहा था, और मोरान बस अपने दिल की सुनता है और उसको किस करने लगता है। अब मोरान काफ़ी फियर्स हो गया था। ये सब करते हुए उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो इतना फियर्स हो गया था कि कन्फ्यूजन में ही उसने उस इंसान की ऊपरी पोशाक को फाड़ दिया था और अब वो उसके कपड़े उतारने वाला था। उस इंसान की जो कमर पर वेस्ट बैंड था, वो उसे उतारने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही वो उसे खींचता है, तो अब वो उस इंसान को उसके कपड़ों के भीतर से छू रहा था। वो इंसान उठने की कोशिश करता है और वो ज़रा सा उठा भी था, तभी मोरान वापस उसके ऊपर गिर जाता है और वो फिर गिर जाता है। अब मोरान उस इंसान के कान के पास जाता है और हल्की लेकिन सेडक्टिव आवाज़ में बोलता है, अच्छे से पेश आओ, हम दोनों मज़े कर सकते हैं। ये बात सुनकर वो इंसान चिल्लाता है, मोवियू। मोरन स्माइल करता है और उसके कान के पास किस करने के बाद उससे कहता है, हे, अब तुम एकदम से गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक तो हम इतना मज़ा कर रहे हैं। और वो अपना हाथ उस इंसान की कमर की ओर बढ़ाता है। अब मोरान पहले जैसा नहीं था। वो कोई 16 साल का लड़का नहीं, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी के 32 साल बिताए हैं, तो उसे काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो उसे इस तरह से छूता है कि सामने वाले इंसान का शरीर कांपने लगता है। मोरान उसको महसूस कर रहा था और मोरान को उसका पतला शरीर काफ़ी भारा था, क्योंकि सामने वाले इंसान का शरीर काफ़ी मनमोहक था। अब मोरान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और वो उस इंसान के कपड़ों को उतारने लगता है। अब वो सामने वाला इंसान ये सब नहीं झेल पा रहा था, और इतना तो वो हरगिज़ नहीं झेलता। वो अपने आप को मोरान की पकड़ से आज़ाद करता है और चिल्लाता है, मोवियू, तुम मरना चाह रहे हो ना? और एक धमाके के साथ एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि काफ़ी ज़्यादा भयंकर और शक्तिशाली थी, वो मोरान को गिरा देती है। वो इतनी दूर जाके गिरता है और वो सीधा स्प्रिंग वाटर के झरने के बाहर जो पत्थर था वहाँ जाकर टकराता है। वहाँ टकराते ही मोरान के मुंह से कुछ खून निकलता है। अब वो इंसान जिसके कपड़े काफ़ी मेस्ड अप हो चुके थे, वो गुस्से से उठता है और जो कपड़े उसकी बाजुओं से गिरने की कोशिश कर रहे थे, वो उन्हें पकड़ता है। उसके हाथों से एक गोल्डन लाइट जलने लगी थी। मोरान वैसे तो होश में नहीं था, लेकिन उसे अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। तभी सामने वाला इंसान कहता है, तियानवेन, आगे आओ। और तियानवेन आ जाती है। वो विलो वाइन काफ़ी चमकदार थी।
और एक सुनहरी रोशनी से उसके पत्ते उड़ रहे थे। मोरान भौचक्का हो जाता है और मन में सोचता है, शिमी कब से तियानवैन पे काबू करने लग गया। वो बस ये सोच पाया था, तभी तियानवैन ऊपर से वार करती है और उसके सर पर मारती है। वो विलोवाइन काफ़ी तेज थी और जरा भी नरमी नहीं बख्श रही थी। और इसी तरह हमारी प्रीवियस लाइफ के ताक्षंजुन तियानवैन से बुरी तरह पिटते हैं। जब वो पिट रहा था तो वो मन में सोच रहा था कि अगर रोंगजू की तरह लोग होते जिनको मोरान ने काफ़ी कष्ट दिए हैं, वो अभी तालियां बजा रहे होते और खुशी के मारे चिल्ला रहे होते, बहुत अच्छे, क्या किया है, एक और बार मारो और हमारा बदला लो। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कुछ मारे खाने के बाद मोरान फाइनली होश में आता है और वो सोचता है, शिमी तो इतना कोमल है, आखिर वो किसी को ऐसे कैसे पीट सकता है। और इस विलोवाइन की टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है। ये और कोई नहीं बल्कि चुवैनिंग है। और चुवैनिंग रुक जाता है। वो रुका इसीलिए था ताकि वो सांसें ले सके। उसके बाद वो वापस हमला करने की कोशिश करता है कि तभी मोरान एकदम से अपने मुंह से वो खून निकालता है जो कि इसके अंदर था और वो कहता है, अब बस करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और मोरान वापस से खून की उल्टी करता है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी होगा और उसका दिल भी काफ़ी उदास था। आखिर किसने सोचा था कि वो इंसान चुवैनिंग होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चुवैनिंग का चेहरा एकदम शिमी जैसा क्यों था और उसकी आवाज़ भी। और वो अपने मुंह से वो खून साफ करता है। शायद ये दवाई का असर था जो चुवैनिंग ने उसे खिलाई थी, या फिर चुवैनिंग की मार का असर था। लेकिन जब वो अपना सर उठाता है तो उसके आगे अब वो इंसान शिमी नहीं बल्कि चुवैनिंग था। चुवैनिंग का चेहरा काफ़ी उदास था, जो कि पेड़ के नीचे जमकर खड़ा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, जो कि साफ साफ उसकी फोनिक्स आइज में दिख रहा था। और वो उन्हीं आँखों से मोरान को गुस्से में घूरता है। वैसे तो उसका ये रूप किसी को भी डरा दे, लेकिन पता नहीं क्यों मोरान उसे कुछ सेकंड तक ऐसे ही देखता रहा और उसे देखे जा रहा। और मोरान की बॉडी उसे देखते ही एक्साइटेड होने लगी। चुवैनिंग एक ऐसा इंसान था जो कि हमेशा से ही सावधान रहता था, चाहे वो मौका कोई भी हो। और अब वो चुवैनिंग को ऐसे रूप में देख रहा था जहाँ पर उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहे थे और उसने एक हाथ से अपने कपड़े संभाले हुए थे ताकि वो नीचे ना गिर जाएं। वहीं मोरान चुवैनिंग के उन होठों को देखता है जो कि उसकी किस की वजह से हल्के से सूज गए थे और उसकी गर्दन पर भी उसके लव बाइट्स के निशान थे। हालांकि चुवैनिंग गुस्से में उसे देख रहा था, लेकिन वो चीज़ भी मोरान को एक्साइटेड कर देती है। अपनी पिछली ज़िंदगी में चुवैनिंग के संग वो यादें जहाँ पागलपन, हेट, डिज़ायर्स, जीतने की चाह और वो आनंद, मोरान को ऐसा लग रहा था कि वो चाहत वापस आ गई है। उस चाहत से जुड़ी वो यादें जिनके बारे में मोरान कभी भी नहीं सोचना चाहता था, वो सब उसके सामने आ रही थी। पता नहीं ये असर कैसे हो रहा था। शायद वो चुवैनिंग का ये रूप था या फिर बटरफ्लाई फ्रेगनेंस पाउडर का कमाल। वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। इस तरह से वो चुवैनिंग से नज़रें तो बिल्कुल नहीं मिला सकता, भले ही वो उससे नफ़रत करता हो, काफ़ी ज़्यादा नफ़रत, इतनी नफ़रत कि वो उसे हर कष्ट पहुंचाए, वो उसी की खाल के वॉन्टॉन्स बनाए और उसे पकाए। चाहे वो नफ़रत कैसी भी हो, लेकिन मोरान एक बात नहीं झुठला सकता
कि उसकी पिछली ज़िंदगी में सबसे एक्साइटिंग लव अफेयर्स और वो डिज़ायर्स जो मोरान के अंदर जागी थी, जिन्हें वो हासिल करना चाहता था, वो सब च्यवननिंग की वजह से आई थी। इन सब चीज़ों का बस एक ही कारण था, वो था च्यवननिंग। एक ये बात भी थी जिससे मोरान च्यवननिंग से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता था कि जिससे वो नफ़रत करता है उसी के पास ही उसे आनंद आता है। उसकी बॉडी ना चाहते हुए भी उसकी नहीं सुन सकती थी। वहीं च्यवननिंग राहत की सांस लेता है। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी गुस्सा था और उसके हाथ में जो तियानवेन थी वो भी उसके हाथ की वजह से कांप रही थी। और वो बोलता है, अब तुम होश में हो? मोरान कहता है, हाँ शिजुन। वैसे तो च्यवननिंग का भी मन नहीं था कि वो मोरान को ऐसे ही छोड़ दे। वो उसे और मारना चाहता था, लेकिन वो ये भी समझता है कि यहाँ पर सब कुछ एक माया जाल है जिससे हम सारा आरोप मोरान पे नहीं लगा सकते। वो थोड़ा हेजिटेट होता है और बाद में तियानवेन को वापस भेज देता है और वो कहता है, जो भी आज हुआ। वो अपनी पूरी बात कह पाता कि तभी मोरान कहता है, जो भी आज हुआ केवल भगवान को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, और इस बारे में मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और अगर मैं कहूँ तो इस आसमान की बिजली मुझ पर गिर जाए। च्यवननिंग थोड़ा शांत होता है और फिर मजाकिया वे में कहता है, मैंने तुम्हारे ये वादे 100 से ऊपर बार सुने हैं और इनमें से एक भी सच नहीं हुआ। मोरान कहता है, पर इस बार ये सच है। मैं सच कह रहा हूँ। भले ही वो च्यवननिंग के साथ वो सब करना चाहता था, लेकिन मोरान की एक आदत है, जैसे कि उसे कोई भी खाना मिलता है तो वो उसे कोने में चुपचाप खाना पसंद करेगा ताकि कोई भी उसकी खुशबू सूंघ ना सके। यही किस्सा च्यवननिंग के साथ है। अगर वो उसके संग सोना चाहेगा तो वो ये सब अकेले में करेगा, जहाँ किसी को कुछ ना पता चले। मोरान ने हमेशा से ही च्यवननिंग से नफरत करी है, लेकिन ये बातें वो किसी और से कैसे कह सकता है कि जिस इंसान से वो नफरत करता है उसी के साथ वो सोना चाहता है। आखिर एक बीमारी नहीं तो क्या है। और ये भूलने वाली बात नहीं कि च्यवननिंग ने कुछ ऐसे काम करे हैं जिसने उसकी पिछली ज़िंदगी नरक बना रखी थी, लेकिन वो इन बातों को याद नहीं करना चाहता। आखिर वो हर बार अपना मूड ख़राब क्यों करे। वो यही सब सोचे जा रहा था और च्यवननिंग और मोरान ऐसे ही चल रहे थे। चलते चलते च्यवननिंग कहता है, यहाँ का मायाजाल काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा कि अगर तुम यहाँ किसी से मिलोगे तो भी तुम्हें वही इंसान दिखेगा जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। इसीलिए इस जगह तुम्हें अपने आप को शांत करना होगा ताकि तुम इस माया जाल में फंस ना पाओ। मोरान कहता है, ओह हाँ, 1 मिनट। और वो मन में सोचता है, अगर यही बात है कि ये माया जाल उस इंसान को दिखाता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो पिछले जन्म में भी जब उसने शिमी को किस करा था तो ज़रूरी नहीं कि वो शिमी होगा। वो वापस। और वो च्यवननिंग की ओर देखता है जो उसके बगल में चल रहा था और मोरान सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो च्यवननिंग होता भी तो इस जन्म की तरह ही वो उसे ज़रूर पीटता, एक थप्पड़ तो मार ही देता। नहीं, वो च्यवननिंग बिल्कुल नहीं था, उसे नहीं होना चाहिए था। वो अंदर ही अंदर अपने आप को बहला रहा था, लेकिन असल में वो च्यवननिंग ही था। पिछले जन्म में भी मोरान ने शिमी समझकर च्यवननिंग को ही किस करा था, इसीलिए कभी भी शिमी ने ये बात रखी ही नहीं, क्योंकि उसके सामने ये कभी हुआ ही नहीं और च्यवननिंग कभी भी ऐसी बातें बताता ही नहीं। वो हर जगह अनजान बनता है।
वहीं मोरान अपने आप को सांत्वना दे ही रहा था कि तभी चवन्निंग उसे पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और कहता है, शांत। मोरान कहता है कि क्या हुआ? चवन्निंग कहता है, किसी की आहट सुनाई दे रही है। अब मोरान के साथ इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी कि उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि अब होने क्या वाला है, जो कि पिछले जन्म से कैसे अलग होगा। जैसे ही उसने चवन्निंग को ये कहते हुए सुना, उसने कहा, क्या वो शिमी हो सकता है? चवन्निंग कहता है, इस माया जाल में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए कि वो इंसान कौन होगा, नहीं तो किसी और इंसान के रूप में तुम उसे देखने लगोगे। ऐसे फालतू के ख्यालात छोड़ो और अपने दिमाग से निकालो अभी। मोरन कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए एकदम से दिमाग को शांत करना काफ़ी मुश्किल था। चवन्निंग उसकी ओर देखता है और एकदम से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वो उसका हाथ पर हल्का सा कट देता है, जिससे उसका थोड़ा सा खून निकलने लगता है। मोरन एकदम से दर्द के मारे चिल्लाता है, आह! चवन्निंग कहता है, चिल्लाओ मत। चवन्निंग को मालूम था कि वो चिल्लाने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही अपने दूसरे हाथ से मोरन के मुंह को कवर कर लिया था। वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्म करता है ताकि मोरन ज़रा सा भी चिल्लाया था वो केवल उन दोनों के बीच रहे। और चवन्निंग कहता है, क्या दर्द हो रहा है? और मोरन मन में सोचता है, एक नंबर की बकवास, खुद के काटो तब देखना दर्द हो रहा है कि नहीं। लेकिन वो फिर से पपी बनने की एक्टिंग करता है और एक पपी की तरह अपना सर हिलाता है, जिसकी आंखों से हल्के से आंसू के अंश झलक रहे थे। और वो चवन्निंग की ओर देखता है कि अब चवन्निंग उसे किस तरह की सांत्वना देने वाला है। तभी चवन्निंग कहता है, यही चाहिए, दर्द हो रहा है मतलब असर हो रहा है। अब किसी के बारे में मत सोचो, बस इस दर्द को याद करो और मेरे पीछे ही रहना। जाके देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये सुनकर मोरन अंदर ही अंदर चवन्निंग को गाली देता है और शांति से उसके पीछे चलने लगता है। अनएक्सपेक्टेड ये था कि जितना वो उस जगह के पास जाते, उतना ही वो काफ़ी ज़्यादा इंसानों की आवाज़ें सुन पा रहे थे। आखिर इतने सारे लोग एक खाली जगह पर कैसे आ सकते हैं? और जैसे ही वो एक लंबी सी दीवार को पार करते हैं, वो फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इतना शोर हो रहा था। उस दीवार के पार जो बिल्डिंग थी वो हरी और लाल रंग की थी, जिस पर कई सारी रोशनियां लगी हुई थीं और काफ़ी सारे लाल पर्दे भी। कम से कम 100 से ज़्यादा खाने के लिए मेज सजी हुई थी, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे। उस जगह खाने में हर तरह की मछली थी, मीट था और ना जाने कितनी सब्जियां थीं। और वहीं हॉल में एक दरवाज़ा खुलता है जो कि काफ़ी बड़ा था और वहाँ एक मूर्ति आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। कोई भी इंसान दूर से देख के बता सकता था कि वहाँ शादी हो रही है और वो सब शादी के लिए ही सजाया गया है। तभी मोरन कहता है, शिजुन, इन सबको देखो, जितने भी लोग यहाँ हैं इनका कोई चेहरा नहीं, यानी कि उनके कोई फेशियल फीचर्स नहीं थे, सब ब्लैंक था क्योंकि ये एक माया जाल था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।